कहानी की शुरुआत उस वक्त से होती है जहां पर कोई जीव जंतु कोई भी जनजाति एग्जिस्ट नहीं करती थी। तभी आसमान से एक स्पेसशिप एक झरने के किनारे आता है। उसमें से इंसानों जैसा ही दिखने वाला एक एलियन बाहर निकल कर आता है, जिसके हाथ में एक छोटी सी कटोरी होती है। इस एलियन को मूवी में इंजीनियर कहा गया है। जिसके बाद वो इंजीनियर उस कटोरी में रखा एक काले रंग का लिक्विड पी लेता है, जिसे पीते के साथ ही उसकी बॉडी में रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाते हैं और उसकी पूरी बॉडी धीरे धीरे मेल्ट होकर उस पानी में बह जाती है। और अब धीरे धीरे जो उसकी बॉडी पूरी तरीके से पानी में घुल मिल गई थी, इसी वजह से एक नए ही बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाता है। इनडायरेक्टली उस एलियन के डीएनए से इस धरती पर जीवन पनपने लगता है। जिसके बाद कहानी यहाँ से 35,000 साल आगे दिखाई जाती है। साल है 2090, यानी कि पुरानी वाली ब्लेड रनर से करीब 40 साल आगे का वक्त। इन स्टोरीज को मैं इस वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ जहाँ से हम वक्त के आगे बढ़ते बढ़ते सालों को एक्सप्लोर करते जा रहे हैं। जहाँ पर कहानी 1987 यानी कि फर्स्ट वाली प्रीडेटर से आज 2090 तक पहुंच चुकी है और आगे तो अभी हजारों सालों का एक बड़ा टाइम जंप आना बाकी है। वेल, कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, इस वक्त हम एक कपल को देख पाते हैं जिनका नाम होता है डॉक्टर एलिजाबेथ शॉ और उनका बॉयफ्रेंड डॉक्टर चार्ली। ये लोग अपनी रिसर्च करते करते एक गुफा में पहुंच चुके होते हैं, जहां पर इन्हें कई सारे चित्र दिखाई पड़ते हैं जिनमें इंसान अपने से काफी बड़े साइज के लोगों की पूजा कर रहे थे। साथ ही इन चित्रों में इंसानों का आसमान में उन तारों की ओर इंडिकेशन था जो कि इस धरती से कई ज्यादा दूर थे। जिसके बाद अब ये सारी इंफॉर्मेशन को अपनी टीम में बांट रहे थे और यहाँ पर यह बताया जा रहा था कि आज से 35,000 साल पहले के लोग भी इस बात को जानते थे कि इस दुनिया के बाहर भी एक दूसरी दुनिया है। हालांकि टेलीस्कोप और बड़े बड़े यानों का इन्वेंशन तो इन्हीं सालों में हुआ है और पृथ्वी से बाहर निकलने पर हमें ये बात पता चली थी कि दूसरी दुनिया में भी जीवन यापन पॉसिबल है। तो फिर इतने टाइम पहले आखिर इन लोगों को ये बात कैसे पता चल गई? ऐसे चित्र पिछले कई सदियों में अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पर मिले हैं। उस वक्त तो किसी से कम्युनिकेशन करने का कोई सिस्टम भी नहीं था, तो आखिर इन पुराने लोगों को ऐसी सेम घटनाएं कैसे पता चली? इन सभी चित्रों में, ड्राइंग्स में, पेंटिंग्स में बस यही जिक्र था कि ऊपर से दूसरी दुनिया के लोगों ने आकर इस धरती को एक नया वरदान दिया। फाइनली ये लोग इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि जिसने भी हम इंसानों को बनाया वो चाहते हैं कि हम उन तक पहुंचकर उनका धन्यवाद करें और साथ ही उनसे इस जीवन की उत्पत्ति का रहस्य भी जाने। जब इन पुराने सारे चित्रों को जूम करके देखा जाता है तो यहाँ पर इन्हें ये पता चलता है कि जिस वक्त ये इंसान उंगली को आसमान में उठाकर पॉइंटिंग कर रहे थे तो वो ग्रह था LV-223, जो कि एक अलग ही सौर मंडल के अंदर था। अब इस पूरी टीम को जो सारी इंफॉर्मेशन मिल रही थी, ये पूरी टीम वेलेंट कॉर्पोरेशन के लिए ही काम कर रही थी। और इस कहानी में एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर भी है जो कि हमने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में एज ए वॉन्ग देखा था। यहाँ पर पीटर वेलेंट इन सभी के सामने आते हैं जो कि इस वक्त एक होलोग्राफिक इमेज में होते हैं। इनका ड्रीम था जीवन की उत्पत्ति के रहस्य को पता लगाना कि आखिर धरती पर ये जीवन पनपा कैसे, आखिर कैसे अलग अलग जीव जंतुओं में जान आई और हम सभी क्रिएट हुए। और यही रीजन था कि पीटर वेलेंट उन 17 लोगों की टीम को प्लेनेट LV-223 पर भेजने के लिए रेडी थे। अब इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेने में करीब 3 सालों का वक्त लगता है, जिसके बाद ये सभी उस प्लेनेट की ओर अग्रसर हो जाते हैं। इनके पूरे सफर में ये क्रायोजेनिक स्लीप में थे कि कहीं ज्यादा साल न लग जाए या कहीं ज्यादा वक्त न लग जाए और ये बूढ़े ना हो जाए। और इस काम को मॉनिटर कर रहा था एक एंड्रॉइड रोबोट जिसका नाम था डेविड। इसकी पूरी फिजिक एक ह्यूमन जैसी ही थी और अगर पुरानी मूवीज से इसका रेफरेंस दूं तो ही इज अ रेप्लिकेंट, जिसके पास इंसानों से ज्यादा सोचने समझने और शरीर में ज्यादा ताकत थी। अब धीरे धीरे करके वो वक्त आ चला था जब ये सभी उस प्लेनेट के करीब तक पहुंच चुके थे। तब इन सभी के स्लीपिंग चेम्बर्स भी खुलने लगते हैं और हर कोई अपनी नींद से जागने लगता है। अब इस ग्रह के इंस्पेक्शन में इन लोगों को ये पता चलता है कि ये तो पूरी तरीके से एक बंजर ग्रह है, दूर दूर तक किसी भी जीव जंतु का नामो निशान नहीं। लेकिन तभी ऊपर से इन्हें एक पिरामिड की शेप का एक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, तो ये सभी वहां जाकर वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने का सोचते हैं। मगर इन्हें क्या पता था कि वहां पर ये अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहे थे। फिर धीरे धीरे करके वो अपना शिप वहां की धरती पर लैंड करते हैं, जिसके बाद उस एनवायरनमेंट के लिए बनाए गए प्रॉपर तरीके के गैजेट्स में बैठकर ये सभी उस पिरामिड वाले स्ट्रक्चर में जाने लगते हैं। इस मूवी में अपने थॉर मूवी वाले हाइमडाल भी हैं जो कि इस कहानी में बीइंग अ पायलट का रोल निभा रहे हैं। ये सभी एक एक करके उसमें अंदर जाने लगते हैं। तभी डेविड को वहां पर एक ग्रीसी लिक्विड दिखाई पड़ता है। इन लोगों के पास इस वक्त हाई टेक्नोलॉजी के गैजेट्स थे जिनकी मदद से वो इस पूरे पिरामिड को स्कैन कर सकते थे। और जब ये सारे गैजेट्स उस पूरे पिरामिड को बहुत ही अच्छे तरीके से होलोग्राफिक वे में स्कैन कर डालते हैं तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर इन्हें अंदर जाने का दरवाजा मिलता है। ये दरवाजा एक पुरानी भाषा के कोडिंग से लॉक था, जहाँ पर ये एंड्रॉइड रोबोट यानी कि डेविड उस लॉक को खोल देता है और तभी इसे कुछ होलोग्राफिक इमेजेस दिखाई पड़ती
मिलती है जो कि इंजीनियर्स की थी और वो भागते हुए अपनी जान बचा रहे थे। ऐसा लग रहा हो मानो कि इनके पीछे कोई बड़ा दैत्य पड़ा हो, लेकिन उनमें से भागते हुए एक इंजीनियर वहीं पर गिर जाता है और बंद होते दरवाजे से उसका सर कट गया था। जब ये लोग चेक करने के लिए उस जगह पर पहुंचते हैं तो उन लोगों को सचमुच उस इंजीनियर का शरीर दिखाई पड़ता है। इनके पास कुछ एडवांस्ड इक्विपमेंट्स भी थे जिनकी मदद से वो ये पता लगा सकते थे कि आखिर ये शव कितना पुराना है, जिसे स्कैन करने पर एलिजाबेथ शॉ को ये पता लगता है कि ये बॉडी करीब 2000 साल पुरानी है और अब जो दरवाजा पिछले 2000 सालों से बंद था उसके ऊपर कुछ कोड्स लिखे थे। अब डेविड जो कि एक एंड्रॉइड रोबोट था यानी कि रेप्लिकेंट, उसके पास में कई सारी लैंग्वेजेस को पढ़कर उनका निष्कर्ष निकालने की ताकत थी, जिनकी मदद से फाइनली वो उस दरवाजे को खोल देता है। और ये सीन इस मूवी का एक वन ऑफ द बेस्ट सीन है जहां पर एक इंजीनियर के खोपड़ी का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाकर बीइंग अ रिचुअल मेंटोर यहाँ पर रखा गया था। जब ये सभी यहाँ अंदर आ रहे थे और टॉर्च की मदद से इधर उधर देख रहे थे तो इन्हें कुछ सिलेंड्रिकल शेप के बहुत सारे ड्रम दिखाई पड़ते हैं। अब क्योंकि इतने टाइम से ये दरवाजा सील था और यहाँ पर एयर कंडक्ट नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही इन लोगों के आने से यहाँ का दरवाजा खुला तो इस कमरे की दीवारों में जो ऊपर चित्र बने थे वो हिलने लग गए थे। ऐसा लग रहा हो मानो कि जैसे उनके अंदर भी कोई जान थी। और जो सिलेंड्रिकल ड्रम्स वहां पर पड़े थे उनमें से एक ब्लैक कलर का लिक्विड निकलने लगता है। इस मूवी में इस लिक्विड को नाम दिया गया है ब्लैक गू। ये पॉटी वाला गू नहीं है, इस गू में लाइफ छिपी है। तभी प्लेन में बैठा पायलट इन लोगों को बताता है कि इस ग्रह का माहौल धीरे धीरे खराब होता नजर आ रहा है। दूर से एक बवंडर हमारी ओर चलता आ रहा है, तो जितना हो सके उतना जल्दी तुम सभी इस पिरामिड से बाहर निकलकर मेरे साथ यहाँ से निकलो। मगर एलिजाबेथ अपनी इतनी बड़ी रिसर्च यूं ही खाली ज़ाया नहीं जाने दे सकती थी, इसीलिए वो उस इंजीनियर का सर अपने साथ ले जाती है। वहीं सभी लोगों से छिपकर वो एंड्रॉइड रोबोट एक सिलेंडर को अपने साथ ले लेता है। अब ये लोग इतनी जल्दी में निकले थे कि इन्हें ये भी नहीं पता था कि कौन कौन साथ में आया है और कौन नहीं। तभी इन्हें पता चलता है कि 2 लोग तो पीछे ही छूट गए। तभी शिप के कमांडर ये बताते हैं कि तुम टेंशन मत लो, इस वक्त एक जोरदार तूफान आ रहा है, इसलिए अगले दिन हम तुम्हें रिट्रीव कर लेंगे। वहीं सीन शिफ्ट होता है लैब में, जहाँ पर उस खोपड़ी के ऊपर रिसर्च चालू हो चुकी होती है जिसे कि डॉक्टर शॉ उस पिरामिड से लाई थी। इस सर के ऊपर हेलमेट जैसा एक कवच बना था और जब उस कवच को हटाया जाता है तो वो फेस भी एक इंसानों के फेस जैसा ही लग रहा था, लेकिन तभी वो हिलना स्टार्ट कर देता है। ऐसा लग रहा हो कि वो किसी दर्द से जूझ रहा हो और देखने पर ऐसा लग रहा था कि उसके सर से जरूर कुछ तो निकलेगा, इसलिए वो लोग उसे एक सील टाइट चैम्बर में कैद कर देते हैं और तभी वो सर फट जाता है। कुछ टाइम बाद में जब उसके डीएनए को एनालाइज किया जाता है तो पता चलता है कि इंजीनियर्स का डीएनए और इंसानों का डीएनए सेम है, यानी कि उन्हीं की वजह से हम इंसानों की उत्पत्ति हुई और हो सकता है कि शायद ये कभी हमारे पूर्वज हुआ करते होंगे। सीक्रेटली डेविड किसी के साथ बात कर रहा था, लेकिन किससे बात कर रहा था वो इस वक्त पता नहीं चलता। जिसके बाद डेविड उस सिलेंडर में से कुछ ट्यूब्स को बाहर निकालता है और उन ट्यूब्स के अंदर भी एक अलग टाइप का ब्लैक गू था, जिसकी एक बूंद निकाल कर वो चार्ली के पास पहुंचता है और उसे पूछता है कि आपको बनाने वाले का मकसद क्या है, क्या आप उससे पूछना चाहोगे कि उसने आपको इस दुनिया में क्यों लाया। तो चार्ली उसे यूं ही हंसते हुए कह देता है कि मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। वहीं डेविड चार्ली को बिना पता लगे उसकी ड्रिंक में उस बूंद को मिला देता है और चार्ली भी उससे बातें करते करते उस ड्रिंक को पी जाता है। वहीं सीन शिफ्ट होता है उन दोनों पीछे छूटे हुए साइंटिस्ट पर जो कि इस वक्त भी पिरामिड में थे। ये दोनों यहाँ पर काफी सारी डेड बॉडीज को देख पाते हैं और सिर्फ ये सोचते हैं कि अगर इनका ये हाल हुआ है तो कभी हमारा भी हो सकता है, इसलिए जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना होगा। और अब क्योंकि उन सभी सिलेंड्रिकल शेप से एक काले ग्रीस जैसा लिक्विड बह चुका था तो उसी लिक्विड में से एक सांप जैसा जंतु उनके सामने आता है। वो साइंटिस्ट उसके पास आकर उसका बिहेवियर समझने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो सांप जैसा एलियन उसके सूट को फाड़कर उसके अंदर चला जाता है और फिर उसके हेलमेट में इंसर्ट होकर उसे ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, मगर दूसरा साइंटिस्ट उसे बीच में से चाकू से काट देता है। अब एलियंस के खून की यही खास बात थी कि ये जिसको भी टच करते हैं वो चीज पिघल जाती है और उस सांप की कटी पूंछ से निकला खून दूसरे वाले साइंटिस्ट के हेलमेट को पूरी तरीके से पिघला देता है। वहीं सीन शिफ्ट होता है उनके प्लेन में, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि चार्ली और उसकी गर्लफ्रेंड शॉ यहाँ पर इंटीमेट होने लगते हैं। अगर देखा जाए तो ये सब कुछ उन बातों की वजह से हुआ था जो कि उस डेविड ने आकर इससे बोली थी। उत्पत्ति का रहस्य क्या है, तो ये भाई साहब उत्पत्ति का रहस्य ढूंढने के लिए एलिजाबेथ शॉ के पास पहुंच गए थे। वेल सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग और जब डेविड अपने आप को कांच में देखता है तो उसे अपनी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आते दिखाई पड़ते हैं। जिसके बाद ये सभी उस पिरामिड में अपने बाकी दोस्तों को बचाने के लिए निकलते हैं, लेकिन उन दो में से एक की तो जान जा चुकी थी और दूसरे की हालत काफी ज्यादा खराब थी। जिसके बाद ये सभी उसे अपने शिप में लाने लगते हैं, मगर डेविड को वहां से और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन जुटानी थी, इसी वजह से वो उस पिरामिड के अंदर और आगे चला जाता है। जिसके बाद वो एक सर्कल शेप के कंट्रोल रूम में पहुंचता है, जहां पर उसे ये पता चलता है कि ये कोई पिरामिड नहीं बल्कि इन एलियंस का एक स्पेसशिप था। गलती से डेविड के हाथों से उस कंट्रोल रूम के कुछ बटन्स प्रेस हो जाते हैं, जहां से अगेन एक होलोग्राफिक इमेज उसके सामने आती है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि इन इंजीनियर्स का अगला निशाना तो हमारी पृथ्वी थी और इनके शिप में जो इतना
इतना सारा ब्लैक लिक्विड है वो दरअसल इनका एक बायो वेपन था, जिसकी मदद से चाहे तो ये किसी प्लेनेट को एक जीवन प्रदान कर सकते हैं या फिर उसे पूरी तरीके से खत्म भी कर सकते हैं। जिसके बाद कंक्लूजन पर डेविड पहुंचता है कि जरूर ये इंजीनियर्स अपनी बनाई गई संरचना यानी कि इंसानों से खुश नहीं होंगे और इसी वजह से वो इन्हें मिटाने के लिए निकले होंगे। साथ ही डेविड वहां पर एक स्लीपिंग चैम्बर को भी देख पाता है जिसके अंदर इस वक्त एक इंजीनियर सो रहा था, माइट भी 2000 सालों से। यहाँ चार्ली की हालत काफी ज्यादा खराब होती जा रही थी। वो ना तो ठीक से चल पा रहा था और बल्कि उसके शरीर में दर्द भी हो रहा था। उसका पूरा फेस मानो काला काला सा हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि सारे नसों में खून की जगह कोई काला द्रव्य दौड़ रहा हो। इसी वजह से शिप की कमांडर उसे अंदर आने से मना कर देती है। एलिजाबेथ उसे बार बार कहने लगती है कि ये मेरा पति है, हम इसे यहाँ पर नहीं छोड़ सकते, इसे तो हमें अंदर लेना ही होगा। लेकिन चार्ली खुद भी कहने लगता है कि शायद मैं किसी चीज से इन्फेक्टेड हो चुका हूँ, इसलिए मुझे यहीं पर जलाकर खाक कर दो। तब कमांडर वहां से एक फ्लेयर गन लाकर चार्ली को वहीं जला देती है। हालांकि एलिजाबेथ को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो अपने साथ किसी इन्फेक्शन को नहीं ले जाना चाहते थे। जिसके बाद वहां से आए हर शख्स को एनालाइज किया जाता है, जिसमें ये पता चलता है कि एलिजाबेथ 3 महीने की प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर तो एलिजाबेथ काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि उसने तो इंटीमेसी एक रात पहले ही करी थी। तभी डेविड बताता है कि ये कोई इंसानी बच्चा नहीं बल्कि एक एलियन है, इसीलिए वो इतना जल्दी बड़ा हो रहा है। जहाँ पर एलिजाबेथ कहती है कि इसे तुरंत मेरे शरीर से निकालो, मगर डेविड ऐसा नहीं करता, बल्कि उल्टा उससे कहता है कि इस जीव को हम पृथ्वी पर लेकर जाएंगे और उसे एनालाइज करके दूसरे जीवों का रहस्य जानेंगे। लेकिन एलिजाबेथ को इतना पेन हो रहा था कि वो अपने आप को उस दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए उसे बेहोश करके एक लैब में एंटर कर जाती है। उस लैब में एक ऐसी मशीन थी जो कि पूरी बॉडी में कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम को स्कैन करके उसका हैंड टू हैंड सोल्यूशन निकाल देती थी। जहाँ पर एलिजाबेथ इमरजेंसी डिलीवरी को एक्सेस करके उस मशीन के लेजर से अपना पेट काट कर उस एलियन को बाहर निकलवाती है। अब कहीं वो एलियन उसे नुकसान ना पहुंचा दे, इसी वजह से वो उसे जहरीली गैसेस की मदद से वहीं पर खत्म कर देती है। वहीं सीन शिफ्ट होता है उस साइंटिस्ट पर जो कि एक रात पहले उस पिरामिड में छूट गया था। अब उसकी पूरी बॉडी भी चेंज हो चुकी थी, क्योंकि उस पर भी वहाँ की हवा और उस ब्लैक गू का असर हो चुका था। इस वक्त उसमें इतनी ताकत आ चुकी थी कि वो अपने ही साथियों को उठा उठाकर फेंक रहा था और मानो कि उसका अपने शरीर पर कोई काबू ही नहीं था। उसे संभालना काफी मुश्किल हो चुका था, मगर एट द एंड वहाँ उसी के साथी उसे फायर गन से जलाकर खाक कर देते हैं। जिसके बाद कहानी में आता है एक टर्निंग पॉइंट और हमें पता चलता है कि पीटर वेलेंट, जिन्होंने 3 साल पहले इन 17 जनों की टीम को पृथ्वी से इस प्लेनेट LV-223 पर भेजा था, वो खुद भी इनके साथ इसी शिप में एक कोने में छुप कर रह रहे थे और डेविड भी इन्हीं के लिए काम किया करता था। वो तो बस ये जानना चाहते थे कि आखिर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। अगर इसका राज मिल गया तो वो अपने आप को अमर बना सकते हैं, और यही रीजन था कि वो पृथ्वी से इतना दूर इस प्लेनेट में बैठ कर आ चुके थे। तभी डेविड उन्हें बताता है कि मैंने उस पिरामिड जैसे स्पेसशिप में एक इंजीनियर को उसकी स्लीपिंग चेंबर में पाया था। तो पीटर बोलता है कि मैं उससे मिलने के लिए जाना चाहता हूँ, क्योंकि जिसने हमें बनाया वो हमारी एज को भी डेवलप कर सकता है और मैं और ज्यादा जीना चाहता हूँ, मैं इतना जल्दी मरना नहीं चाहता। मगर इस इन्फॉर्मेशन के साथ में डेविड पीटर को ये भी बताता है कि वो सभी इंजीनियर्स पृथ्वी को खत्म करने के लिए एक बड़े सारे अमाउंट के ब्लैक लिक्विड को अपने स्पेसशिप में भरकर धरती पर लाने वाले थे। अगर वो जिंदा हो गया और उसने हमारी पृथ्वी को खत्म करने के लिए उस ब्लैक गू का इस्तेमाल किया तो हम क्या करेंगे। मगर इस वक्त पीटर को कुछ भी नहीं सूझ रहा था और उसे तो अपनी एज बढ़ाने के लिए उस इंजीनियर से मिलना था। यहाँ तक कि एलिजाबेथ भी उसे मना करती है, मगर पीटर के आगे किसी की नहीं चलती। जिसके बाद वो अपनी एक सीक्रेट टीम के साथ में उस इंजीनियर के पास पहुंचता है। अब क्योंकि डेविड को एलियंस की लैंग्वेज धीरे धीरे समझ में आ चुकी थी, इसी वजह से वो उसका स्लीपिंग चैम्बर खोलकर उसे जगा देता है। जागने के बाद इंजीनियर्स अपने सामने उन दोनों को देख पाता है और ये सोचने लगता है कि आखिर वो इस वक्त कौन से ईयर में है। उन एलियंस की लैंग्वेज समझ पाने पर डेविड उस इंजीनियर से बातें करता है। ये देखकर वो काफी खुश होता है कि उसकी क्रिएशन आज इतनी ज्यादा डेवलप हो चुकी है कि अपने प्लेनेट को छोड़कर इस प्लेनेट तक पहुंच चुकी है। वो उससे और भी बातें करना चाहता था, लेकिन लालची पीटर उसे अपनी एज बढ़ाने के लिए बोलता है। ये सब कुछ सुनकर तो इंजीनियर को गुस्सा आ जाता है और वो डेविड का सर तोड़कर उसे ही मारने लगता है और फिर निकल पड़ता है पृथ्वी की ओर, क्योंकि उनका लास्ट मिशन यही था कि उन्हें पृथ्वी को खत्म करना है। ये सब देखकर एलिजाबेथ वहां से भागने लगती है और सीधा हेमडाल को कांटेक्ट करती है और बोलती है कि हमें ये जो स्पेसशिप जो कि पृथ्वी की ओर निकल रहा है इसे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये यहाँ डिस्ट्रॉय नहीं हुआ तो ये वहां जाकर पूरे प्लेनेट को ही बर्बाद कर देगा। अब हालांकि इनके पास कोई मिसाइल या फिर कोई दूसरा वेपन तो नहीं था जिसकी मदद से ये उस स्पेसशिप को रोक सकते थे, इसलिए ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि ये खुद का शिप उसके शिप से टकरा देंगे। लेकिन शिप की कमांडर वक्त रहते एस्केप पोर्ट से निकल जाती है और अब इनका शिप उस इंजीनियर के शिप से टकराता है, जो कि लिटरली इस मूवी का एक वन ऑफ द बेस्ट सीन था। 2018 में आई इस मूवी के CGI सचमुच काबिले तारीफ है और यही रीजन है कि ये मूवी मेरी फेवरेट मूवीज की लिस्ट में से एक है। अब इस पूरे प्लेनेट पर इंसानों के नाम पर सिर्फ एलिजाबेथ ही बची थी, उसके बाकी साथी मारे गए थे। तभी हम देखते हैं कि इंजीनियर जिसका शिप क्रैश हुआ था वो उस क्रैश में भी बच गया था और वो एलिजाबेथ को
जान से खत्म करने के लिए उसके पीछे पीछे आता है। मगर वक्त रहता एलिजाबेथ को याद आता है कि उस पॉड के अंदर वो एलियन का बच्चा भी था जिससे कि उसने अपने पेट से डिलीवरी के टाइम पर बाहर निकाला था, जिसका दरवाजा खोलते हम देख पाते हैं कि वो एलियन अब काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था और वो आकर सीधा इंजीनियर को अपना निशाना बना लेता है। इस पूरी लड़ाई में एलिजाबेथ काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी, लेकिन तभी उसे डेविड का मैसेज आता है। ये उसकी टूटी हुई मुंडी थी जो कि उससे बात कर रही थी और वो उसे बताता है कि मैं तुम्हें वापस अर्थ पर लेकर जा सकता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें मुझे फिर से ठीक करना होगा। पहले तो डॉक्टर शो उससे मना करती है क्योंकि उसी की वजह से ये सारा कांड हुआ था, लेकिन बाद में एलिजाबेथ मान जाती है। उसका मोटिव था जिंदा रहना, मगर वो अर्थ पर न जाकर इंजीनियर्स के ग्रह पर जाना चाहती थी और ये पता लगाना चाहती थी कि आखिर क्यों ही उन्होंने इंसानों को बनाया और फिर उन्हें डिस्ट्रॉय भी करने वाले थे। जिसके बाद कहानी के एंड में हम ये लोग देख पाते हैं कि एलिजाबेथ और डेविड उन्हीं इंजीनियर्स के एक दूसरे शिप की मदद से वहां से निकल जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। लेकिन इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम ये देख पाते हैं कि जिस बड़े एलियन ने इंजीनियर को इन्फेक्ट किया था उसकी बॉडी से एक नए प्रजाति का एलियन जन्म लेता है जिसे कि जेनोमॉर्फ कहा जाता है और बेसिकली ये वही एलियन होता है जिसे कि हमने एलियन वर्सेस प्रीडेटर की मूवी में भी देखा था। और इसी के साथ ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म होती है। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही लेकर आऊंगा जहां पर हमें एलिजाबेथ की